गरीब वर्सेस अमीर की बीमारी। एक गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसका नाम था सत्येंद्र। उसका इकलौता बेटा था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ विदेश से लौटकर अपने पिताजी का व्यापार में हाथ बटाने लगा। सत्येंद्र के घर में कई सालों से देवेंद्र नाम का व्यक्ति काम करता था। वो सत्येंद्र के निजी जरूरतों का ख्याल रखता था। देवीलाल का परिवार सत्येंद्र के घर के सामने ही एक झोपड़ी में रहता था। जब भी मौका मिलता देवीलाल सत्येंद्र से, साहब आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि सिद्धार्थ बाबा आपके बेटे बनकर पैदा हुए हैं। सिद्धार्थ बाबा को देखकर बहुत गर्व महसूस होता है सर। वो विदेश में MBA जैसे ऊंची पढ़ाई करके आए हैं और आपके बिजनेस में मदद कर रहे हैं। और मेरा एक बेटा है संजय, निकम्मा, नाकारा, ना पढ़ाई है ना ही कोई काम। उसे जबरदस्ती कहीं पर नौकरी पर रखा तो 2 महीने से ज्यादा वहाँ नहीं टिकता। ये पता नहीं वो कैसे जिएगा, कल क्या हाल होगा उसका, कुछ समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट होता है, तुम चिंता ना करो। जब वक्त आएगा तो उसकी कीमत तुम्हें पता चलेगा देवेंद्र। एक दिन अचानक सत्येंद्र अपने घर में गश खाकर गिर गया। देवीलाल ने तुरंत दफ्तर में बैठे सिद्धार्थ को फोन किया। सिद्धार्थ ने तुरंत अस्पताल को फोन किया। आप तुरंत मेरे घर एक एम्बुलेंस भेजें। पैसे चाहे कितना भी खर्च हो, मेरे पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए, पर मैं इस वक्त नहीं आ सकता। मेरा एक अर्जेंट मीटिंग है। अस्पताल से एक एम्बुलेंस फौरन गया और सत्येंद्र के घर पहुंचा। 2 डॉक्टर और 2 नर्स ने सत्येंद्र को व्हीलचेयर में बिठाया और उसे एम्बुलेंस तक ले गए। एम्बुलेंस में बिठाकर तुरंत अस्पताल ले गए। 10 दिनों बाद एम्बुलेंस फिर से घर लौटा। सत्येंद्र के साथ 2 नर्स भी आए। वे दोनों नर्स 24 घंटे सत्येंद्र के पास रहते थे और उनका खाना, दवाई वगैरह का ख्याल रखते थे। एक दिन देवीलाल सिद्धार्थ के पास गया और, बेटे आपको आपके पिताजी बुला रहे हैं। तब सिद्धार्थ फोन पर बात करते हुए, ठीक है तुम जाओ, ऐसा कहा और मोबाइल को देखते हुए सत्येंद्र के कमरे में गया। क्यों डैड, आपने बुलाया था? बिजनेस के बारे में कुछ बात करना है क्या? नहीं बेटे, मैं 10 दिन अस्पताल में था और कल ही लौटा हूँ, पर तुम एक दिन भी मुझसे मिलने अस्पताल नहीं आए। अब घर लौटने के बाद भी एक बार भी तुमने आकर ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। कम ऑन डैड, पूरे अस्पताल का प्रबंध मैंने ही तो किया था आपके लिए। मैंने डॉक्टर और नर्स से कहा था कि आपका ख्याल रखें। मैं आकर क्या करता? घर पर भी आपके लिए 2 नर्स का इंतजाम किया है मैंने, और देवीलाल भी है। अब अगर मैं नहीं मिला आपसे तो क्या आपकी बीमारी कम नहीं होगी? कल मेरा इन्वेस्टर से मीटिंग है, मुझे प्रिपेयर होना है। बाय डैड कहकर वहाँ से चला गया। ये सब सुनकर देवीलाल चौंक गया। 2 महीने बाद सत्येंद्र पूरी तरह से ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद देवीलाल अपनी झोपड़ी में था कि उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसके पैर की हड्डी टूट गई। देवीलाल की पत्नी राधा ने तुरंत संजय को फोन किया। संजय दूसरे गांव जाने के लिए तभी बस चढ़ा था। माँ के फोन आते ही वो तुरंत बस से उतरा और जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ा। संजय ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। काफी देर होने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। लगता है कि ये एम्बुलेंस अभी जल्दी नहीं आएगा। चलो पिताजी को अस्पताल ले चलते हैं। तुम कुछ कपड़े बांध लो। कैसे ले जाएंगे बेटे? संजय ने देवीलाल को अपने कंधों पर उठाया जैसे छोटे बच्चों को उठाते हैं, और राधा एक बैग में कुछ कपड़े लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। दोनों मिलकर उसे सरकारी अस्पताल ले गए जो कि 2 किलोमीटर दूरी पर था। वहां वो आधा घंटा लाइन में खड़े होकर फॉर्म भरा, तब अस्पताल में उनका दाखिला हुआ। 2 घंटे बाद डॉक्टर आया और, पैर की हड्डी टूट गई है, फौरन ऑपरेशन करना होगा, खून का इंतजाम करें, कहकर चला गया। संजय ने देवीलाल को अपना खून दिया। अगले दिन देवीलाल का सर्जरी हुआ। 3 दिनों बाद देवीलाल को डिस्चार्ज करते हुए, इन्हें 2 महीने की बेड रेस्ट की जरूरत है, इनका ध्यान रखिएगा। तब संजय और राधा ऑटो में देवीलाल को घर ले आए। ऑटो से उतरते ही संजय ने देवीलाल को उठाया और घर के अंदर ले गया। सत्येंद्र ये सब देख रहा था। 2 महीने तक संजय अपने पिताजी के पास ही था और उनकी सेवा कर रहा था। सही वक्त पर खाना खिलाना, दवाई देना वगैरह देख रहा था।
संजय की सेवा के कारण देवीलाल बहुत जल्दी ठीक हो गया और चलने लगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद देवीलाल सत्येंद्र के घर गया। क्यों देवीलाल, तुम हमेशा शिकायत करते रहते थे कि संजय कोई काम नहीं करता, कुछ काम का नहीं है। जो कुछ हुआ मैंने सब जान लिया है। मैंने देखा कि संजय किस तरह तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम हमेशा सिद्धार्थ को देखकर बड़े खुश होते थे। विदेशों में पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करके बिजनेस चलाने से बेटे बड़े नहीं बन जाते देवीलाल। होनहार बच्चे तो वो हैं जो अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उनकी देखभाल करें। वो तुम्हारा बेटा संजय ने सिद्ध कर दिया है। तुम अपने बेटे से कहो कि एक बार आकर मुझसे कल मिले। अगले दिन देवीलाल और संजय सत्येंद्र के पास गए। सत्येंद्र संजय से, क्यों संजय, तुम्हारे पिताजी तो कहते हैं कि तुम किसी भी काम पर 2 महीने से ज्यादा नहीं टिकते, क्या समस्या है? सर, मुझे ये पढ़ाई नौकरी में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है। मैं अपना एक फूड ट्रक चलाना चाहता हूँ सर। उसके लिए लोन का इंतजाम कर रहा हूँ। तुम्हें बैंक लोन के लिए प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे फूड ट्रक के लिए कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं देता हूँ। देवीलाल बहुत खुश हुआ। संजय ने सत्येंद्र के दिए हुए पैसों के साथ एक फूड ट्रक का बिजनेस शुरू किया। वो काफी सक्सेसफुल हो गया। बहुत जल्द संजय ने एक बहुत बढ़िया घर बनाया। वो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखने लगा। उसी तरह जब भी सत्येंद्र को कोई जरूरत होती तो संजय जाकर उनकी मदद करता। चिकन वाला वर्सेस मटन वाला बॉक्सिंग। शिवरामपुर नाम का एक गांव था। वहां कृष्णा नाम का एक मटन वाला और विष्णु नाम का एक चिकन वाला अपना अपना धंधा कर रहे थे। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। किशन के दुकान पर एक ग्राहक आया। भैया 1 किलो मटन देना। जरूर साहब, 1 मिनट, आपके लिए ताजा लाता हूं, कहकर अंदर गया। तब कस्टमर के पास विष्णु आया। साहब मटन क्यों, अरे चिकन लीजिए ना, फिल्म स्टार यही खाते हैं, आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। मटन खाएंगे तो चर्बी बढ़ेगा और हार्ट अटैक होगा, पर मुर्गी को देखिए कैसे उड़ती है, वो खाएंगे तो आप भी उछलेंगे। तभी किशन वहां आया। विष्णु को देखकर किशन, क्यों कमजर्फ, यहाँ क्यों आए हो? कुछ नहीं, मैं तो मटन मंद बुद्धि को देखने आया था। इतना ही नहीं, तेरे पास आए इस नासमझ ग्राहक को भी मैं चिकन के गुण बता रहा था। ये सुनकर ग्राहक, क्यों विष्णु, तुम दोनों के झगड़े में मुझे क्यों खींच रहे हो? ज्यादा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा। साहब आपकी तरह मेरा मटन बॉडी नहीं है, चिकन बॉडी है। उछल उछल कर मारूंगा। चुपचाप मेरी बात मानकर चिकन खरीदा तो मुझ में फिल्म हीरो को देखोगे, नहीं तो मेरे अंदर का अमरीश पुरी जाग जाएगा। अच्छा तो बुलाओ अमरीश पुरी को। हिम्मत हो तो मेरे कस्टमर को मार के दिखाओ, तब मेरे अंदर का अमिताभ बच्चन भी बाहर आएगा और दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। मुझे चुनौती देता है तो ये लो, कहकर ग्राहक को एक थप्पड़ मारा। अच्छा तो तू अमरीश पुरी दिखाएगा तो मैं अमिताभ बच्चन दिखाता हूं, कहकर कस्टमर को 2 थप्पड़ मारा। फिर दोनों ने मिलकर कस्टमर को धो डाला। कस्टमर ने जाकर सरपंच से शिकायत की। सरपंच ने किशन और विष्णु को बुलाया। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जान गया हूं। अगर आप दोनों ये जानना चाहते हो कि बकरी महान है या चिकन, तो जंगल में विराजमान स्वामी जी के पास जाओ। तब किशन और विष्णु स्वामी जी से जाकर मिले। उनकी बातें सुनकर स्वामी जी, देखो बच्चों, इस संसार में सब महान हैं, पर वक्त के अनुसार उनकी भूमिका बदलती रहती है। अरे स्वामी जी, ऐसे बेतुकी बातें तो मैं भी सुना सकता हूँ, पर परिणाम दिखाओ, परिणाम। पहले ये बताइए कि बकरी भली या मुर्गी? अरे मूर्खों, ये सब बताने पर समझ नहीं पाओगे, अनुभव करोगे तभी समझ में आएगा। तब मेरे पास दौड़े दौड़े आओगे। जाओ। ये बातें सुनकर किशन और विष्णु वहां से चले गए। दुकान पर ग्राहक के आते ही हर रोज की तरह दोनों लड़ने पर उतर आए। कस्टमर को मारने ही वाले थे कि विष्णु की शक्ल मुर्गी की तरह और किशन की शक्ल बकरी की तरह बदल गए। उन्हें देखकर ग्राहक वहां से हट गया। तब किशन और विष्णु अपनी कल्पना में बॉक्सर में बदलकर बॉक्सिंग रिंग में मुक्केबाजी करने लगे।
उन्हें काफी चोट लग रही थी। उनके कपड़े भी फट गए। तब कस्टमर उनसे, बाप रे, मुर्गी राक्षस और बकरी राक्षस आ गए हैं, अरे भागो भागो कहकर चिल्लाने लगा। तब ये दोनों अपनी कल्पना की दुनिया से बाहर आए। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हैरान हुए। अरे ये क्या, हम ऐसे कैसे बदल गए? हाँ यार, मेरे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। चलो गांव में जाते हैं, हो सकता है कि अपनी शक्ल बदल जाए। दोनों अपने नए चेहरे के साथ गांव में गए। उन्हें देखकर लोग, बाप रे, मुर्गी राक्षस, बकरी राक्षस कहकर भागने लगे। भैया, अब क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? मुझे लगता है कि ये स्वामी जी का श्राप है। उन्हीं के पास जाते हैं, वही कोई मार्ग बताएंगे। दोनों स्वामी जी के पास गए और अपनी सूरतों को बदलने के लिए विनती करने लगे। अब समझ में आया कि संसार में कोई एक महान नहीं होता, वक्त ही महान है। इसीलिए दूसरों में अच्छाई की तलाश करो, अब जाओ। तब किशन और विष्णु फिर से अपने रूप में आ गए। दोनों ईमानदारी से धंधा करने लगे।